कि ये पूर्ण की परिभाषा है, पूर्ण में ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है और उसकी निरंतरता होती। तो इसका मतलब है कि मानव के रूप में जीने के स्वरूप को मैंने पहचाना कि भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए, मेरे ही हो जाए कि सभी के हो जाए, सभी के हो जाए। और भाव और विचार क्या है, अभी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि भव की स्वीकृति भाव है, और यदि भव ही परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील है। मैं क्या चाहता हूं, भाव की निरंतरता हो जाए। भाव की निरंतरता होगी तो क्या करना होगा, भव की निरंतरता हो जाए तो जो भव निरंतर है ही, क्या निरंतर है, मानव में देखेंगे तो उसकी सारी चाहनाएं निरंतर हैं, जो मूल चाहनाएं हैं निरंतर हैं। मैं हमेशा विश्वास की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता, स्नेह की निरंतरता, भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, दुख से मुक्ति। एक मानव चाहता है कि सभी चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो ये हमारे ध्यान में आएगा तो इसका मतलब है कि ये मैं नाम की चीज जो शरीर को चलाता है, अभी के लिए बोल रहा हूं, धीरे से और समझेंगे। मैं निरंतर हूं तो मैं नहीं मरता, शरीर मरता है। धीरे से इस बात को समझेंगे। मैं निरंतर हूं इसलिए मुझ में मरने की स्वीकृति कभी नहीं आती। तो दो स्वीकृतियां मेरी शाश्वत हैं, कि मैं मरना नहीं चाहता और मैं हमेशा सुखी रहना चाहता हूं। ये दो स्वीकृतियां हर मानव में शाश्वत है। इसका मतलब है ये भी हमने देखा कि नियम भी निरंतर है। नियम की परिभाषा ही है कि जो बदलता नहीं है। तो नियम कहां से आ गया, तो नियम का जो आधार है, जब आगे शिविर बढ़ेगा तो और क्लैरिटी आएगी, तो पता चलेगा वो भी निरंतर है। इसका मतलब है तो जो परिवर्तनशील चीजें हैं वो केवल जड़ संसार है, चैतन्य संसार निरंतर है, नियम निरंतर है, उसका आधार निरंतर है। यदि ये निरंतरता वाली भाग मेरे को समझ में आ जाएगा, स्वीकार हो जाएगा, तो मेरा भाव निरंतर हो जाएगा। तो ये हमने सूत्र पकड़ लिया कि कहाँ प्रॉब्लम है और कैसे उस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। आगे बढ़े, तो आगे कहाँ चलें, तो आगे चलते हैं। चलो, तो फिर जीना क्या है, जीना क्या है? तो जीना समस्याओं के साथ होता है कि समाधान के साथ होता है? समाधान जब मैं बोलता हूं तो हिंदी का समाधान मतलब गुजराती का समझण है। कंफ्यूजन मत हो। तो गुजराती में समाधान का मतलब समझौता है। जब मैं समाधान बोलूं तो आपको समझण समझना है। तो जीना समझण के साथ होगा कि समस्याओं के साथ होगा? ठीक हो गया। जीना प्रश्नों के साथ होगा कि उत्तर के साथ होगा? जीना प्रश्नों के साथ होगा कि उत्तर के, प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ होगा? प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ होगा। और हमारी जिंदगी में जितने प्रश्न हैं उनको गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। चलो, आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं। जब गिना भी नहीं जा सकता है तो उसको हैंडल क्या करेंगे, है ना? तो हम अधिकांश लोग अभी मानते हैं कि आदमी की जिंदगी में जितने प्रश्न हैं उनको गिना नहीं जा सकता है। ऐसा कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो। हाथ ऐसे ठीक से खड़ा किया करो, इससे शोल्डर ठीक रहेंगे, है ना? हम अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन ये दर्शन ये प्रस्ताव देता है कि मानव के पास मूल प्रश्न केवल दो हैं। मानव के पास मूल प्रश्न केवल दो हैं, जिसको बोला क्यों जीना है और कैसे जीना है। तीसरा क्वेश्चन बना के देखो। मैं जो भी लिखूं आपको असहमत होने का प्रयास करना है, समझने की जिम्मेदारी के साथ। तो अब देखिए, अब तीसरा आपने क्या बोला था, गिना भी नहीं जा सकता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बनता है क्या, किसके लिए जीना है? अरे इस उम्र में तो ये सब नहीं पूछते। 60 वाला कोई पूछे तो ठीक है।
तो किसके लिए जीना है, इस क्वेश्चन के दोनों एंड आते हैं। एक तो ये है कि यार जिनके साथ जिए उनके साथ जी के कोई मजा आया नहीं और हमको किसी और की तलाश है। तुम्हारा क्या मतलब है बाय द वे? किसके लिए जीना मतलब यही है जो मैं कह रहा था, यही है। दूसरा जब कहते हैं किसके लिए जीना है तो किस पर्पस के लिए जीना है, कुछ लोगों का ऐसा भी भाव रहता है, दोनों भाव रहता है। तो किसके लिए, किसके साथ जीना है, जिनके साथ अभी तक जिए उनके साथ जीना नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि जीना क्यों है और जीना कैसे है। आप तीसरा भी पकड़ोगे तो उसके साथ भी यही होने वाला है, यही होने वाला है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रॉब्लम, लोग तो देखो जो अभी इन्होंने कहा कि सब अभी तो हम सब अपनी अपनी यात्रा में हैं, किसके गले कौन पड़ जाए क्या मालूम, है ना, अभी तो नहीं मालूम। लेकिन इतना तो जरूर है कि मानव तो होगा ही। हमारी तैयारी अच्छी है तो फिर हम रास्ता निकाल लेंगे। हमारी भी कोई तैयारी नहीं है, सामने वाले भी कोई तैयारी नहीं है, इसका नाम लड़ाई है। यदि दोनों में से एक की स्थिति अच्छी होगी तो कम से कम झगड़े नहीं होंगे और मिलजुल के कोई रास्ते निकल सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हाँ जी, आपने बोला था गिना भी नहीं जा सकता है। ये देखो, हाँ आपके लिए ठीक लग रहा है। ये आदमी कब तक झेलेगा, इसका मतलब ये है, और कब तक झेलना है। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि क्यों जीना है कैसे जीना है इसकी क्लैरिटी नहीं थी, तो किसी ने हमको झिलाया, हमने किसी को झिलाया और जिंदगी से परेशान हम हो गए। तो इसका एक ही मतलब है कि क्यों जीना है कैसे जीना है, इसकी क्लैरिटी जब नहीं है तब लगता है कि किसके साथ जीना है कब तक जीना है, तब ये क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, और कोई बोलिए। हाँ जी, हाँ, बेसिकली जीना क्या है तो मतलब जीना कैसे है, उसी को समझेंगे तो जीना क्या है निकल जाएगा। जीना क्या है और जीना कैसे है तो बेसिकली वो ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही जैसी बात है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन तो बोल रहे थे गिना नहीं जा सकता। तीसरा क्वेश्चन है मरना क्या है। जब क्यों जीना है और कैसे जीना है समझ में नहीं आता तब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, और कोई। हाँ वो आ तो जाता है, मैं भी क्या करूं। फिर भी आपको लगता होगी, आपने बोला था गिना नहीं जा सकता है। हाँ जी, या तो बोलो कि नहीं है हमारे पास तो मैं आगे चलूं। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि देखो बार बार ये कहा जाता है इस सभा में कि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो आपको मानना नहीं है ना, क्योंकि मानने से हमारा भला हो नहीं रहा है। हम चीज़ों को जानना चाहते हैं और जानने के लिए, है ना, पहला कम से कम देखेंगे कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी है कि नहीं, बात तर्कपूर्ण है कि नहीं, है ना, फिर देखेंगे कि प्रैक्टिसेबल है कि नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दो ही प्रश्न है, अब कितना आराम का काम हो गया, कितना आराम का काम हो गया, दो क्वेश्चन और 80 साल, बस इतना ही काम। पूरी धरती की सारी यूनिवर्सिटी, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सारा विज्ञान, सब कुछ मिला के इन दो प्रश्नों का उत्तर दे दे तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए। अभी यदि मॉडर्न एजुकेशन को आप देखोगे तो वो क्यों जीना है पे ज्यादा बात कर रही है कि कैसे जीना है पे ज्यादा बात कर रही है। कैसे जीना है ना, ये भी क्लैरिटी हो गई। और ये भी एक सोचने की बात है कि क्यों जीना है और कैसे जीना है,
में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे जीना है कि क्यों जीना है? कितने लोगों को लगता है कि क्यों जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, क्या बात है। कितने लोगों को लगता है कि कैसे जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 60-40 का रेशियो है। अपना अपना बता दो, क्यों आपको लगता है कि क्यों जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको लगता है कि कैसे जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोलिए, माइक ले लीजिए। क्यों जीना पता चलेगा तो कैसे जीना है ऑटोमेटिकली उसके रास्ते मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ। आपके पीछे जो बैठे थे इन्होंने कैसे जीना पे हाथ उठाया ये भी बता दें। बोलो बोलो। हमें गोल पोस्ट पता होगा तभी तो वहां पहुंचने का प्रोसीजर जान पाएंगे ना। बिल्कुल। तो क्यों जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे वाले बोलो, बोलो बोलो, तुम्हारे पीछे ही, हाँ इन्हीं को पीछे दो ना, रेड सूट में। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हाँ ये जब देखो, ये हमें थोड़ा बीच की बात है। जब हमें क्यों का जवाब पता होता है तो कैसे जीना है, क्या मतलब हाउ टू सॉल्व दैट थिंग और हाउ टू फॉलो दैट थिंग, मोटिवेशन बना रहता है तो हम भटकते नहीं चलो हैं। ये मान लेते हैं कि दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों जीना है। देखो पहले ये तय होगा कि मेरे को जाना कहाँ है। सो फिर एग्जाम्पल कि मेरे को जाना है अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार ट्रेन जाती नहीं है, शिप में जाना है तो 3-4 दिन लगता है, फ्लाइट से जाना है तो इतना पैसा चाहिए, और जाना है तो वहाँ मौसम कैसा होगा। तो जब तक ये पता नहीं है कि जाना कहाँ है तो हम तैयारी भी कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है कि तैयारी तो हम कर ही लेंगे, तैयारी करने के लिए सामान की कमी नहीं है, लेकिन क्यों जाना है क्लियर हो जाए तो लक्ष्य के साथ दिशा तय होती है। ये बात पहुंचती है, लक्ष्य के साथ दिशा तय होती है। लक्ष्य पहले होगा कि लक्ष्य पहले तय होगा कि दिशा पहले तय होगी, है ना। तो पहले ये तय होगा कि जाना कहाँ है, फिर ये तय होगा कि मैं खड़ा कहाँ पे हूं। तो लोकेशन डेस्टिनेशन, उसके बीच में यात्रा होनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जाना कहाँ है, फिर देखते हैं कि चलो कैसे जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। लेकिन मूल प्रश्न है कि आखिर जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। देखो सामान्य बात है, कहीं आप 2 घंटे के लिए किसी से मिलने जाते हो तो क्या क्या तैयारी करते हो। सामने वाला बंदा है कि नहीं, कैसे जाएंगे, एड्रेस है कि नहीं, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो उसको कर पाएगा कि नहीं। 80 साल की जिंदगी जीनी है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। कहीं मैं ऐसी ही यात्रा तो नहीं कर रहा हूं जिसको करके पहले भी बहुत लोग उदास हुए हैं। कभी ये ख्याल आता है कि नहीं। देखो जब मैंने जॉब छोड़ा था और मैं जिंदगी की तलाश में था और बहुत सारी किताबें पढ़ता था, बहुत सारे लोगों से मिलता था, तो एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता था कि कहीं मैं वही तो नहीं कर रहा हूं जो लोगों ने पहले भी किया है और कहीं नहीं पहुंचे। ऐसा ध्यान में बना रहता था। और शायद वही कोई चीजें थी जो, नहीं तो बीच में रुकने के कई पड़ाव थे, कहीं भी रुक के जिंदगी निकल सकती थी, लेकिन कहीं नहीं रुके तो उसमें कहीं ना कहीं एंड टू एंड क्लैरिटी हो, इसकी कहीं ना कहीं तलाश पहले से थी। बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक और सामाजिक और सरकारी प्रोजेक्ट्स के साथ में हम लोगों ने काम किया। तो एक बार ये क्लैरिटी आ गई तो कितने लोगों के मन में ये सवाल 12वीं क्लास तक आया, 12th क्लास तक आया कि आखिर मेरे जीने का पर्पस क्या है। कितने लोगों को आया 12th क्लास तक, कितने लोगों को यह ख्याल मन में आया कि आखिर मेरे जीने का पर्पस क्या है। देखो मैं इसलिए हाथ खड़े कराता हूं ताकि बाकी ऑडियंस को ये दिख जाए
कि ये सोचने की प्रक्रिया लोगों में कैसे चल रही है। कितने लोगों को कॉलेज से निकलने के बाद ये ध्यान आया कि आखिर मेरे जीने का पर्पस क्या है, ऐसा भी। और शादी होने के बाद कितने लोगों को ध्यान आया। कितने लोगों ने उसके लिए कोई सिंसियर एफर्ट किया, ख्याल आया एक बात है, उसके लिए कोई सिंसियर कोशिश की। गुड, बहुत बढ़िया। तो इससे पता चलता है कि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे सोचने का तरीका कैसे चल रहा है, तो इससे एक हमारा ध्यान जाता है। तो क्या लगता है ये क्यों जीना है, अभी जैसा हम सोच रहे जी रहे, इसका उत्तर सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। हाथ उठाइए, हाथ उठा जाओ फटाफट। एक होगा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। अभी सारी वोटिंग कर ले। तो इससे एक ध्यान में ये आ गया कि, और खासकर ये क्यों जीना है थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। मैं दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल में एक शिविर कर रहा था, वो डे शिविर ही था आपके जैसा। दिल्ली में ये पता नहीं है कि एक आदमी आ जाएगा तो कल वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, क्योंकि हर आदमी 20-30-50 किलोमीटर दूर से आ रहा है। तो मैं रोज रात को होमवर्क देता था शाम को, ताकि घर लौटने के बाद भी उसी माहौल में लगा रहे। तो एक दिन शाम को यही क्वेश्चन खत्म हुआ, क्यों जीना है, तो मैंने होमवर्क दिया कि आप घर में जाना और अपने फैमिली को खाने के समय में चर्चा करना कि हमारी वर्कशॉप चल रही है, और उसमें ये चर्चा में आया है कि हमारे जीने का पर्पस क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ। तो सबसे पूछ के आना कि तुम क्यों जी रहे हो। ऐसा होमवर्क दिया। तो एक सज्जन घर गए तो उनकी वाइफ मायके गई हुई थी, तो उन्होंने उसको फोन लगा दिया, तुम क्यों जी रही हो। वो कहती मैं जल्दी आती हूँ, तुम परेशान नहीं होना। आदमी डिप्रेशन में जाता है तो ऐसे ही सवाल करता है। और ये गलत नहीं है, तो मैं इसको स्पिरिचुअल डिप्रेशन कहता हूं। देखो, मार खाए बिना ना आदमी जिंदगी तलाशता नहीं है। इसलिए सूत्र है, ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत। आपकी जिंदगी में पीड़ा नहीं आए ना, तो आपको उसी जो आपका चल रहा है उसी रंग में रंगे रहते हो। जिंदगी धक्का देती है तो आपको लगता है अरे यार क्या चल रहा था अभी तक, और आगे जिंदगी कहाँ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिंदगी की तलाश शुरू होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जिसको हम अभी समाज में खराब परिस्थितियां बोलते हैं, उसका मतलब है रूप बल धन पद की हवा निकल जाना। कोई परिस्थिति में पैसा चला गया, मान सम्मान चला गया, धन चला गया, कोई आपके नजदीक का व्यक्ति ऊपर चला गया। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं फिर अब जिंदगी दोबारा सोचते हैं, और सोचते हैं तो आपका जो रूटीन था वो टूट जाता है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग, सभी उम्र के लोग यहाँ पे हैं, काफी लोग इस बात को शेयर कर सकते हैं कि यदि वो दुखद घटनाएं हमारी जिंदगी में ना आई होती तो हम जिंदगी के नजदीक नहीं आए होते। कितने लोग कह सकते हैं? ये देखो, है ना, अधिकांश लोगों के हाथ खड़े। तो यदि हमारा, जो मैंने कल भी चर्चा किया, कि यदि हमारा जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण खुल जाएगा कि पूरी जिंदगी एक लर्निंग प्रोसेस है, ये हार जीत जैसा नहीं है, बल्कि जब हम हारते हैं, असफल होते हैं, तो लर्निंग उस समय ज्यादा हो रही होती है। तो हम दोनों को स्वीकार पाएंगे, जिंदगी को देखने का दृष्टिकोण अलग होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो काफी कुछ हमारे पन्ने खुलेंगे। चलिए, तो इतनी चर्चा में ये निकला कि क्यों जीना है ये सबके लिए एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो लिख डालिए आपकी कॉपी में, आप क्यों जी रहे हैं, आप क्यों जिंदा है, मर क्यों नहीं जाते।
आपके नहीं रहने से संसार में क्या फर्क पड़ेगा? ये सब सोचने की बात है। और नहीं फर्क पड़ेगा तो आप क्यों हो? क्यों संसार का इतना सामान खपा रहे हो? उस तीखे सवाल भी अपने आप से कर लेने में बुराई नहीं। लिख डालिए आप क्यों जिंदा हैं, और कोई आंसर नहीं आ रहा है तो कोई आंसर नहीं है, यही आंसर है। अच्छा आंसर नहीं लिखना है, सही आंसर नहीं लिखना है, जैसा आप महसूस कर रहे हैं बिल्कुल उसी को लिख दें। आज की डेट डाल के, जगह डाल के, कि मेरे को इस क्वेश्चन पे ये भाव आया कि ब्लैंक हो गया है, या मैंने कभी सोचा ही नहीं। कुछ भी हो सकता है, जो है बस वो लिख डालिए। हाँ, ये भी एक बात है, ये क्यों भी बदलते रहता है। आज वाला क्यों लिख ले। 12:07 वाले क्यों लिख दीजिए। हेलो, नोट पेन चाहिए तो? किसी को कॉपी पेन की जरूरत होगी तो बता देंगे। कॉपी पेन की जरूरत होगी तो हाथ रेज कर दीजिए। हाँ जी, लिख लिया। चलिए, कितने लोगों को लगता है कि क्यों जीना है क्वेश्चन ही गलत है, इसकी जरूरत ही नहीं है? कोई है? हाँ बेटा, कुछ बोल रहे? कुछ बोल रहे? कितने लोगों को लगता है कि क्यों जीना है ये क्वेश्चन ही गलत है, इसकी जरूरत ही नहीं है? कोई है? माइक दो इनको, माइक दो। तो कितनी तरह के सैंपल होते हैं मैं सब आपको दिखाना चाहता हूं। ले बेटा माइक लो। माइक ले लो, माइक ले लो, माइक ले। वैसे तो मर ही नहीं सकते। माइक ले ले बेटा, माइक ले ले। हाँ, अब बोल। अब माइक ऊपर, अब हमने यहाँ माइक पे ऊपर। हमने यहाँ भाई जन्म लिया ही है, हाँ, तो ऐसे थोड़ी मरेंगे। अब जितना हाँ, तो उसमें क्यों जीना है वो तो सवाल ही नहीं है ना। अब हाँ। अब जन्म मिल ही गया है तो अब कैसे जीना है वही इम्पोर्टेंट है। कुछ पर्पस था ही नहीं तो ये हमारा जन्म भी नहीं होता। इस उम्र में काफी ऐसे लॉजिकल और तीखा सोचते हैं। मैं एनआईटी के बच्चों के शिविर करता था। रायपुर एनआईटी देश का 19वां एनआईटी है। तो उनमें से कभी कभी कोई लड़का आंसर देता था, सर माँ बाप की गलती को भुगत रहा है। सर हमसे पूछ के तो पैदा किए नहीं थे, नहीं और ये भी बताया नहीं कि क्यों किए। ये तो देखो, आप मेरे पास अपने बच्चों को ले आओ, मैं सबको इतना भड़का दूंगा, उसके बाद समझना आपकी मजबूरी बन जाएगा। अभी अभी के लिए क्या है कि जो जन्म हमको मिला है तो हम जी रहे हैं बराबर। अब हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो अब बच्चे के लिए, फैमिली के लिए जी रहे हैं। और बच्चा यही बोल रहा है मैं परेशान इसी से हूं। दिल्ली में एक, बैठिए बैठिए, दिल्ली में एक टीचर बोलती है, मेरी 5 साल की बेटी बोलती है, मम्मा 10 दिन के लिए कहीं चली जाओ, मैं जीना चाहती हूँ। माँ बाप को लग रहा है हमने बच्चों के लिए सारी जिंदगी लगा दी, बच्चे बोलते हम परेशान इन्हीं से हैं। तो ये जो बात, ये जो कंफ्यूजन है, जो लगातार हमारे बोलने में आता ही है कि हम पैदा हो गए तो जी ही रहे हैं,
पैदा होने से जीना नहीं होता है, जिंदा रहना हो सकता है। और आपके जिंदा रहने में अभी तक माँ बाप का योगदान था, अब कुछ आप भी कमा के जिंदा रह। एनडीएमसी दिल्ली में, नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमने वर्कशॉप किया, उसमें कुछ आईएएस ऑफिसर्स और बाकी लोग थे, प्रिंसिपल्स वगैरह थे। उसमें से एक सीनियर ऑफिसर बोलता है, सर हम लोग तो समझ पा रहे हैं, पर हमारे बच्चे ना, वो ठेले वाले के बच्चे, प्रेस करने वाली के बच्चे, सरकारी स्कूल में उस लेवल के बच्चे आते हैं, वो तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। मैं चलो ऐसा करते हैं, किसी स्कूल में ही चलते हैं, आप लोग पीछे बैठना, मैं बच्चों से बात करूंगा, उसके रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको देखेंगे। तो हम एक स्कूल में पहुंच गए, तो सारे ऑफिसर 5-6 लोग पीछे बैठ गए, और क्लास 7th के बच्चे थे, लड़कियां ही थी शायद। तो मैंने बात करना शुरू किया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों पढ़ रही हो? तो उसने कहा मार्क्स आएंगे। तो मार्क्स आने से क्या हो जाएगा? बोले जॉब मिलेगी। मैं जॉब होने से क्या हो जाएगा? बोले पैसे आएंगे। पैसे आने से क्या हो जाएंगे? बोले खाएंगे पिएंगे। मैं अभी क्या कर रहे हो? तो बोली बात तो ठीक है। तो चर्चा में ये निकला कि अभी इतना ही है कि हम माँ बाप के पैसे से खा रहे हैं, कल अपने पैसे से खाएंगे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या लगता है, जिंदगी इतना ही है क्या? तो लड़की बोलती है, सर जिंदगी इतनी नहीं हो सकती है, खाना पीना जिंदगी नहीं हो सकती है, कुछ और भी होना चाहिए। ये 7th क्लास की बच्ची बोल रही। तो हम पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो समझ रहे हैं क्योंकि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। ये जो समझने वाली चीज है, ये सभी में एक जैसी है, ये फैमिली बैकग्राउंड नहीं देख रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हर आदमी के भीतर जो मैं नाम की चीज है वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने दिल्ली आईआईटी के बच्चों के साथ में बहुत वर्कशॉप किए, मैंने उसमें से पाया कि एक 25% वर्ग, 20% वर्ग ऐसा है जो राइट फ्रॉम बिगिनिंग टॉपर है, हमेशा वो टॉपर ही है, क्लास 1 से लेके और 10th 12th तक, और स्टेट टॉपर और आईआईटी पहुंच गया। 75% वर्ग वो था जो सामान्य था, और 10th पे आके किसी की मामा की बात लग गई, किसी को दोस्त की बात लग गई, किसी को चाचा की बात लग गई, और उसने 2 साल एक कर दिया और वो आईआईटी पहुंच गया। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि भिखारी में और महापुरुष में जो मैं का पोटेंशियल है वो सेम है। किसी भी साइंटिस्ट में, किसी भी महापुरुष में, और रोड पे भीख मांगते व्यक्ति में जो मैं में पोटेंशियल है वो सेम है। फर्क केवल इतना है, जो लोग अपने इस पोटेंशियल को किसी एक डायरेक्शन में फोकस कर पाए लंबे समय तक, उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है। जिन लोगों का ये फोकस बिखरा हुआ है, वो नहीं थे छोटे क्लासेस में कांच लगा के हम लोग वो क्या बोलते, कागज सामने रख के जलाया करते थे, वही सनरेज है जिसके सामने कागज रखा रहता है और जलता नहीं है। उसी सनरेज को लेंस लगा के फोकस कर देते हैं तो वही आग लग जाती है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की सोचने समझने की क्षमता किसी एक डायरेक्शन विशेष में लग गई और सालों लगी रही, उन लोगों ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि ये हमारी क्लैरिटी में आ जाएगा तो हम सारे लोगों को किसी अलग निगाह से देखेंगे, जो अभी हमारी देखने की निगाह है वो बदल जाएगी। तो जैसे जैसे ये मैं की खुशबू, ये मैं की महिमा, ये मैं की क्लैरिटी हमारे अंदर आएगी, तो हम शरीर से आदमी को देखने की बजाय शरीर के बियॉन्ड आदमी को देखने लगेंगे। अभी हम मानव को नहीं देखते हैं, शरीर देखते हैं। शरीर पैकिंग मात्र है। सबका शरीर 5 फुट से 6 फुट, 70, 80 किलो है ना। यदि शरीरों को देखोगे तो कहाँ के अलग अलग है, लेकिन वही एक व्यक्ति है जो हजारों लोगों को रोजगार देता है, जो हजारों लोगों की जिंदगी बसाता है। एक वही व्यक्ति है जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता है। जो फर्क है किस में है? ये फर्क मैं का है कि फर्क शरीर का है? ये फर्क मैं का है। तो जब तक मैं के बारे में हमारी क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक ये सारे झंझट जारी रहेंगे। तो इसका मतलब है, कितने लोगों को लगता है कि मर नहीं सकते इसलिए जी रहे? ऐसा भी एक वर्ग होता है। अब पैदा हो ही गए हैं तो जीना तो पड़ेगा, है ना। जीवन में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
और फिर पीते नहीं है, बाकी कोई पिलाते हैं। अकेले अकेले क्यों पिए, चल मिलके पिएंगे। ये जो बदलता रहता है ये क्या है? ये जो बदलता रहता है ये क्या है, ये भी समझना होगा। लेकिन एक बात पक्की है, यदि मेरा क्यों जीना अलग अलग है, जैसा कि अभी लगता है, और जीना एक छत के नीचे है, तो क्या हम साथ साथ जी पाएंगे? हमारा जीना हो नहीं सकता। अब मान लीजिए पति इंजीनियर है, पत्नी टीचर है, अभी आपस में क्या बात करेंगे? उठ जाओ, चाय बन गई है, कितने बजे जाओगे, शाम को जल्दी आ जाना, आते हुए सब्जी ले आना, सिलेंडर खत्म हो गया है, बच्चे की फीस भी जानी है, और किसी की शादी का कार्ड आया है, और किसी की 13वीं का आया है, करते करते अपनी 13वीं आ गई। तो घर में सुबह से शाम तक हम जो बात कर रहे हैं, हम शरीर के अलावा कोई बात कर नहीं रहे हैं, हम जीने की कोई बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जीने की हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यों जीना है वो सबके लिए एक है कि अलग अलग है? तो दर्शन ये कहता है, जिंदा रहने के धरातल पर ये सबके लिए अलग अलग है, और ये बदलता रहेगा, और ये एक हो नहीं सकता। अब ध्यान में आ गया? जिंदा रहने के धरातल पे किसी को लगता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, किसी को लगता है आईएएस बनना है, टीचर बनना है, बिजनेस करना है, फिर वो सब करके कुछ और करने का मन कर जाता है। तो शरीर के धरातल पर जीते हुए, और ये बदलता भी रहता है और अलग अलग भी रहता है, और एक ही व्यक्ति का हमेशा एक ही रहेगा क्या? वो भी नहीं रहेगा, वो भी बदलता रहेगा। लेकिन जब हम जीने की बात करते हैं, जब हम मैं की बात करते हैं, तो अब देखिए सूत्र ये कहता है कि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। सुख अंडरकोट है, इस सुख में सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद सब समाया हुआ है। मानव कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, वो जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। आप असहमत होने का प्रयास बनाए रखें। ऐसा है? नहीं है। मानव जो कुछ भी सोचता है, बोलता है, करता है, वो जो कुछ भी करता है वो अपने सुखी होने के लिए करता है, या दूसरी भाषा में कहें तो दुख से बचने के लिए भी करता है। दुख से बचना भी सुखी होने के अर्थ में कदम है। तो मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। इससे विपरीत कोई एग्जाम्पल आपके पास हो तो ले आइए। एक्चुअली मुझे थोड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर हम देखते हैं तो जिंदा रहने के लिए भी तो हम सुख की तलाश करते हैं, हाँ, और जीने के लिए अगर आप कहते हैं तो वो भी वही है। वही तो अभी क्या हो गया? ओनली डेफिनेशन ऑफ सुख दोनों इसका में मतलब अलग क्या हो गया? जो इन्होंने कहा कि बदलता रहता है, वो क्यों बदलता रहता है? वो बदलता इसलिए रहता है कि जिसमें कल तक सुख मिल रहा था आज नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं उसको बदल देता हूं। इसका मतलब है कि आदमी का, मानव का एक ही धंधा है कि उसको सुख की तलाश है, और वो कितना चाहता है? हमेशा, निरंतर। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। अब कुछ भी करो, तो ये चाहत मानव की है ही है। अब इसमें वो सब आ गया जो जिंदा रहने में भी शामिल है। जी हाँ जी, बोलिए। इससे असहमत हूं तो बोलिए। मानव जो कुछ भी करता है, आपने आज तक जो कुछ भी किया है अपने सुखी, इसको मैं और टाइट कर देता हूं, और टाइट कर देता हूं।
आज तक आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, आपने जो किया अपने सुखी होने के लिए किया। आप असहमत होने के लिए पूरा दम लगाइए और स्टेटमेंट खोज के लाइए। अब बोलिए, आपने आज तक जो कुछ भी किया आपने अपने सुखी होने के लिए किया। वो किसी के लिए कुछ हो गया वो भी बाय प्रोडक्ट था, कोई उसमें दुखी हो गया वो भी बाय प्रोडक्ट था, कोई सुखी हो गया वो भी बाय प्रोडक्ट था। आपने जो किया अपने सुखी होने के लिए किया। इसके विपरीत कोई एग्जाम्पल आपके पास है तो बोलिए, संकोच ना करें। आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए और बहुत सारे लोग इस बात पे सहमत नहीं है। माइक। एक माइक उधर। मानते हैं कि हमने जो भी किया अपने खुशी के लिए किया, लेकिन उस खुशी की वजह से औरों को के जीवन में भी अगर खुशी आती है तो अच्छी बात अच्छी है ना। बात है। तो किसी का सुख, तो वो क्या स्वार्थ? किसी का सुख हजारों, अभी स्वार्थ और परमार्थ में ना जाए, अभी क्रिया को देखें। क्रिया क्या घट रही है? मैंने जो कुछ किया मेरे सुखी होने के लिए किया। मेरे सुख की परिभाषा इतना विस्तृत हो सकती है कि उसमें हजारों लोगों का सुख समा गया, या मैंने जो कुछ किया मेरे सुखी होने के लिए किया उसमें हजारों लोग दुखी भी हो सकते हैं। मैंने मेरे सुखी होने के लिए किया, ये लाइन सही है कि नहीं? सही है। इस पे टिके, इस पे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर कई बार थोड़ा खड़े होके बोलेंगे तो अच्छा है, ये कैमरा कवर कर लेगा, बाकी लोग को दिख जाएगा। सर कई बार मैं जब युद्ध देखता हूँ तो देखता हूँ कि कोई भी सैनिक दूसरे किसी व्यक्ति इस कह लें, उसको मारने तक के लिए तैयार हो जाता है और उस प्रक्रिया में खुद की भी जान की आहुति दे देता है। तो उसमें उसका क्या सुख उसको मिल रहा होगा? एक दूसरा, कुछ मान्यताएं कुछ धर्मों में ऐसी हैं कि अपने जान की आहुति दे देने से या आत्मघात करने से उसको जन्म के बाद, शायद मृत्यु के बाद उसको कोई सुख मिलने वाला है। तो क्या वो भी उसी सुख की व्याख्या में आ जाता है? हाँ, देखो मेरे को लगता है कि पहली कोशिश ये हो तो ज्यादा अच्छा है कि जो घटनाएं आपके साथ घटी हो उनको ले, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक। फिर कुछ घटनाएं ऐसे भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले अपने ऊपर जांच के देखें। पहले आप बाहर लेके जाते हैं तो थोड़ा सा अपनी सीमा के बाहर निकल जाते हैं। हाँ जी, अपने से घटी घटनाओं को जोड़ के देखें। आपने आज तक जो कुछ किया अपने सुखी होने के लिए किया, आपने दूसरे के करने के लिए कुछ नहीं किया। आपके सुखी होने में दूसरा भी सुखी हो गया, ये अलग बात है। ऐसा है नहीं है? बहनें कुछ बोल नहीं रही। हाँ, देखो मैं ये क्यों चर्चा कर रहा हूं। हाँ जी, पीछे एक माइक दीजिए, पीछे एक माइक दीजिए। बहुत सारे लोगों में ये पीड़ा होती है कि हमने तो उनके लिए इतना कुछ किया और जिंदगी भर उस बोझ से दबे रहते हैं और दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया करते रहते हैं। यदि ये बात समझ में आएगी तो बहुत कुछ ठीक होने वाला है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। હેલો, આટલી જિંદગીમાં હમણાં માર્ચ મહિનામાં હું એક બહેનના માટે એને જે તકલીફો હતી એની અંદર હું નિસ્વાર્થ ભાવથી ઉપયોગી થયો, એનો મને બહુ જ આનંદ થયો। એ બેન પણ બહુ જ આનંદ થાય, એમને પણ જીવનમાં બહુ આનંદ મળ્યો। क्या बोले? कोई रिपीट कर दो। ठीक है, आपको आनंद ना मिलता तो करते क्या? ये सोचने की बात। माइक। मैं बोलूं सर? हाँ बिल्कुल बोलिए। आपने ऐसा बोला कि हर बार हम जब अपने सुख के लिए कोशिश में रहते हैं
कि हर बार हमें सुख मिले उसके लिए हम कुछ करते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने लाइफ में अपने बच्चे अपने फैमिली में जब भी, जैसे मेरा एग्जांपल अगर मैं कुछ बोलूं तो जो जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, जिससे मुझे पता है कि मैं खुश नहीं रहूंगी, बट फिर भी एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जैसे अभी घटी घटना हो तो अच्छा अच्छा है। हाँ, अच्छा अभी समझो कि एग्जाम का टाइम है हाँ, और उस टाइम पे उसको बेटी को मूवी देखना है, हाँ, तो उसमें उसको खुशी मिलेगी, हाँ, वो उसके हिसाब से वो सुख है। हम्म, बट मैं उस टाइम पे मुझे हाँ बोलना पड़ता है, उसमें मुझे सुख नहीं है, मैं दुखी तो होती हूँ, बट इसमें ऐसा लगता है कि इसमें मेरा कोई सुख नहीं है, इसमें एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप ही ने कह दिया तो देखो, हम तो इस बात से टेंशन में हैं कि बच्चों को एग्जाम डेज में टेंशन क्यों नहीं हो रही है। हमारी टेंशन ये है कि बच्चे टेंशन में क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा टेंशन में रहे उससे हमको लगता है कि हाँ अब ठीक हो रहा है। तो आप ही ने कह दिया, तो आप उसमें कर भी कुछ नहीं सकते, ये आपको पता है। नहीं, बट तो जैसे इसका मैं मतलब एक्चुअली मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बोला हम हर जो चीज भी करते हैं अपने हाँ, सुख के लिए ही तो करते इसका हैं। मतलब क्या हुआ, मैंने साथ में ये भी कहा हम्म, कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने सुखी होने के लिए करते हैं या दुख को कम करने के लिए करते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि उसका उठा के टीवी उठा के जमीन पे रख के फोड़ दो, ना रहेगा टीवी, ना चलेगी फिल्म, मोबाइल है तो बाथरूम में डाल दो, है ना। और उसके बाद आपका क्या होने वाला है ये अलग बात है। आज की डेट में कितने माँ बाप अपने बच्चों से ये कहने की हिम्मत कर पाएंगे कि हमें और मोबाइल में किसी एक चीज को चुन लो। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो हो सकता है वो कह दे कि तुम्हारे बिना तो चल जाएगा, मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम जो कुछ भी करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं या हम अपना दुख कम करने के लिए करते हैं। तो अब मैं कहूंगा दो ऑप्शन है, ज्यादा सुख कम सुख, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ज्यादा सुख। अब दो ही ऑप्शन है, ज्यादा दुख कम दुख, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? कम दुख। तो या तो उसके साथ लड़ाई करना कि वो फिल्म ना देखे, उसमें ज्यादा दुख मिलने वाला है, की बजाय हम समझौता कर लेते हैं। आप ही ने कहा कि चल भाई 3 घंटे तू अपना वेस्ट कर ले, उसके बाद हो सकता है पढ़ लेगा। तो हमने समझौता किया, हम खुश नहीं है, है ना। तो इसका मतलब है कि हमने बी ऑप्शन ले लिया कि ज्यादा दुखी होने की बजाय कम दुखी हो। मैं भी दुखी होता, वो भी दुखी होएगा, उसकी तुलना में चल भाई देख ले, मैं खुश नहीं हूं पर चल भाई देख ले, मैंने कम दुखी होने वाले ऑप्शन को स्वीकार लिया, मैंने समझौता किया। और बोलिए, देखिए ये बढ़िया चीज है जांचने के लिए। आपने आज तक जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया या अपना दुख कम करने के लिए किया, इसके अलावा कुछ किया हो तो बता दो। बिल्कुल सहमत होने की जरूरत नहीं है, आप असहमत होने की पूरी कोशिश करें। जब मेरे बच्चे छोटे थे, हाँ, राइट, सो लाइक 2 साल के 4 साल के, तो उस वक्त तो मुझे मेरे सुख की तो कुछ चिंता ही नहीं थी। आई वुड रादर लुक आफ्टर देम। अगर मुझे बुखार है फिर भी है और मेरे बच्चे को ये हुआ था, तो आई वुड गेट अप एंड टेक केयर ऑफ माय किड रादर देन लुकिंग एट माय सेल्फ। तो यहाँ मेरा सुख कहाँ आया? हाँ, तो आपने क्यों किया? मत करते। हाँ, नहीं करते exactly, मैं नहीं कर सकती थी लेकिन नहीं मैंने करते किया। तो नहीं नहीं करते तो क्या होता? हाँ, ओके ओके, 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 ओके। सोचने की मशीन खाखरा फाफरा में ही लगी है। तो क्या हम कम दुख समझे? है? कम दुख का जो ऑप्शन बी है उसको हम सुख समझे? वो सुख तो नहीं समझे, पर ज्यादा दुखी होने की बजाय कम दुखी हो लेना ठीक। ये आपने जो यदि कहा, दो ही ऑप्शन है कि दो में से एक चूज करना ही होगा आपको, तो आप ज्यादा दुखी होना चाहेंगे कि कम दुखी होना चाहेंगे? अगर हम कम ऑप्शन माइक बदलो भाई, माइक का बैटरी वैटरी देखो। माइक की जिम्मेदारी किसके पास है? हाँ जी, माइक बदलो।
हेलो, तो हम ऑफिस में, फैमिली में ये चीज रेगुलर प्रैक्टिस में आती है कि हम, आपने जैसे बताया कि हम यही चूज करते हैं कि भाई हाँ चलो, मुझे तो सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे मन का हो रहा है तो तुम कर लो। हाँ, क्योंकि यदि मैं विरोध करता हूँ तो मेरे को भी ज्यादा दुख मिलने हाँ, वाला मुझे है, ज्यादा दुख मिलने वाला तो है। मैं ज्यादा दुख, मैं उसका कोई ख्याल नहीं है मेरे को, मैं ज्यादा दुखी मत हूँ, हम्म, और फिर सामने वाला दुखी होने से फिर मैं और दुखी होता हूँ, हम्म, तो मैं दुखी मत हूँ इसलिए मैं कोई निर्णय लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदा रहने की समझ के आधार पर, हमारी जिंदा रहने की कंडीशनिंग में हम इतना ही कर सकते हैं, कंप्रोमाइज करके ही जी सकते हैं, और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। तो सर मैं ये कह रहा था कि हम कम दुख को चूज कर रहे हैं तो हम उसको हम सुख मान लें। आप ऐसा मान लो, आप ऐसा बोल रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो सुख नहीं है, पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ज्यादा दुखी होने की बजाय कम दुख को स्वीकार करते हो, आप, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सुख नहीं है। हाँ जी, और बोलिए, और बोलिए। आपने आज तक जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। बोलो। सर कई परिस्थिति में ऐसा हो जाता है कि जब दुखी तो होते ही है और कड़वा कड़वा निर्णय लेना पड़ता है, तो क्या हम ये माने कि इसके अंदर उस परिस्थिति में वो सही निर्णय था, उससे हम खुश हुए इसलिए वो लिया? घटना बोलो, कहानी मत बोलो। मैंने किसी को चाटा मार दिया। ये देखो, झूठी घटना ला रहे हो, सच्ची घटना लाओ। मेरे बेटे को मैंने हाँ, मार दिया, उसने कुछ किया था। हाँ, अब मेरे प्रिंसिपल से है कि मैं मारना नहीं चाहिए, लेकिन उस पर गुस्सा आ गया, मैंने मार दिया। जो भी किया मैंने, अब जब हम देखते हैं कि जो भी मैंने किया उसकी भलाई के लिए किया कि मेरी अक्षमता थी वो किया? भलाई वगैरह तो बहुत दूर की बात है, उस वक्त पे मुझे गुस्सा आया, मैंने मार दिया। मैंने मार दिया। हाँ। अब मेरा जो जस्टिफिकेशन इस चीज का है कि मेरे सुख के लिए जो भी मैंने किया, सुख होने के लिए या दुख कम करने के लिए, इसका सवाल का जवाब क्या ये हो सकता है कि मैंने प्रिंसिपल को तो संभाला, कि जो कर रहा था गलत कर रहा था, मुझे गलत लगा, उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। नहीं, ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वैसी ही है कि हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो वोमिटिंग हो जाती है, कुछ पेट में पचता नहीं है तो वोमिटिंग हो जाती है, ऊपर या नीचे से निकल जाता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब भी हमारे भीतर कोई चीज भाव और विचार के रूप में ऐसी है जो पच नहीं रही है, वो फट के निकल जाती। तो आओ चुगली चुगली खेले भी ऐसे विचार हैं जो मेरे अंदर पच नहीं रहे हैं, और ये गुस्सा भी वही चीज है जो मेरे अंदर कोई चीज है जो नेगेटिविटी है और अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो बेसिकली फट के निकल गया है। तो मेरे दुख का कम होना, दुख का कम होने का मतलब है कि जो मेरे भीतर गुस्सा था उसको मैं अंदर रख नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको व्यक्त कर दिया, उस समय व्यक्त हो गया वो, तो जो मेरे पास, जो मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था वो निकल गया। तो बेसिकली अपना दुख की सीमा, दुख को ही मैंने प्रकट किया है। लेकिन उस वक्त मुझे कोई एहसास इस तरह का नहीं था कि मुझे दुख कम करना है, सो आई चोज। वो मशीन कैसे काम करती है मैंने वो क्रिया आपको बताई। यदि आप निर्णय पूर्वक ऐसे, यदि आपका उतना अधिकार होगा तो ये काम होगा ही नहीं। यदि उतना अधिकार हमारा बना हुआ होगा, वही बात आ रही है कि जैसे मैं गाड़ी शानदार चलाता हूँ, कितनी भी भीड़ हो मेरे को कोई डर नहीं लगता है और मैं हमेशा गाड़ी को लेके घर पहुंच जाता हूँ, उसी तरह से ये भाव और विचार की गाड़ी चलानी आ जाएगी तो किसी भी परिस्थिति में मैं गाड़ी निकाल ले जाऊंगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त पे अगर भाव और विचार के ऊपर मेरा नियंत्रण आ जाएगा, तो मैं उस वक्त इस तरह का कोई वर्तन नहीं करेंगे, और फिर ये डिलेमा नहीं रहेगा। लेकिन आज के लिए तो ये डिलेमा है कि मैंने सुख के लिए नहीं किया या नहीं किया, या मैं उसमें समाधान मान रहा हूँ कि मैंने किसी प्रिंसिपल को रखा। हाँ, आपने बेसिकली अपना जो भी प्रिंसिपल पे आप चल रहे हो, वो प्रिंसिपल सामने वाले को स्वीकार नहीं हो रहा है, और उसके चलते जो गुस्से की परिभाषा है, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। अक्षमता क्या है? मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, तो ये अपनी अक्षमता है, इनकॉम्पिटेंस है कि मैं किसी परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाया। उसकी जो प्रतिक्रिया है वो चुप रह जाना भी है, वो चिल्लाना भी है। तो कुल मिला के मैंने अपना दुख कम किया। मैं जिस दुख को संभाल नहीं पा रहा हूं उसका कुछ हिस्सा छलक के बाहर निकल गया। जी, थैंक यू। तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें या तो अपना दुख कम हो रहा है या मैं सुखी होने के लिए कुछ कर रहा हूं। हाँ जी, कुछ बात बची नहीं?
अरे फिर से रिपीट कर देता हूं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, या तो मैं मेरे सुखी होने के लिए कुछ कर रहा हूं, या मैं उस घटना में इतना दुखी हो गया हूं कि वो दुख जो है प्रकट होके उसमें भी मैं रिलैक्स होता हूं। जब आपको देखो, बहुत सारे लोगों की शरीर की बीमारियां इस वजह से हैं कि उनके भीतर जो अस्वीकृतियां थी वो उनको बोल नहीं पाए। ये बात लोग ध्यान में आ रही? बहुत सारी चीजों को हम नहीं करना चाहते पर सामने वाले को बोल नहीं पाते हैं। ये जो नहीं बोल पाना है ये आपके अंदर चलता रहता है और इसकी वजह से हमारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो किसी को बोल पाना और ना बोल पाना, तो जब आपसे तगड़ा आदमी सामने होता, आपका बॉस सामने होता, तो उसको आप चिल्लाते, वहां आप चुप रह जाते। आपका बेटा सामने था तो वहां आपको पता है कि इस पे चिल्लाया जा सकता है, आप भी देख के ही कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी बात समझ में आई कि उस सिचुएशन को हैंडल करने की अपनी स्थिति नहीं है। हैंडल करने की जो स्थिति नहीं है, इसका नाम दुख है। उसमें से कुछ दुख छलक के बाहर चला गया यदि सामने वाला मेरे से कमजोर है, यदि नहीं है तो मैं उसको मैं पी गया, लेकिन अल्टीमेटली दुख मेरे पास बना हुआ है। तो मैंने अपने दुख को कम करने का प्रयास, सामने वाले को चिल्ला दूंगा और मुझसे बड़ा है, ताकतवर है, तो और दुख देगा, तो मैं और दुख पाना नहीं चाहता, तो उसके ऊपर नहीं चिल्लाऊंगा। लेकिन यदि मेरे से कमजोर है, वहां चिल्ला के अपना दुख कम कर लूंगा। तो मैं ज्यादा दुख पाना नहीं चाहता, इसलिए वहां नहीं चिल्लाऊंगा। लेकिन मैं अपना दुख कम करना चाहता हूं, तो जहां कर सकता हूं, बेटे के सामने नहीं बोल सकते तो किसी और से चर्चा करोगे, यार आजकल ठीक नहीं चल रहा है, वहां भी अपना दुखी का, ये सारी शेयरिंग, सारी चुगली चुगली भी वो शेयरिंग ही है कि जहां हम अपना दुख कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे भीतर भड़ास है उसको शेयर करके थोड़ा हमको हल्का लगता है। उससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उस चीज से तो बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये जो एक्शन, कंट्रोवर्शियल एक्शन कह सकते हैं, जो पसंद ही नहीं है आपको, भी उसके बाद में बड़ा पछतावा होता है, हाँ। वो ये एक्शन लेने के बाद में। लेकिन हाँ। वो एक्शन जब घटती है, उस वक्त का जो आपका स्टेटस है या उस वक्त का निर्णय लेने की प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा अभी भी मुझे, उस समय आप निर्णय ले नहीं रहे, आवेश में कुछ हो रहा है। हाँ, निर्णय लेने की स्थिति होती तो ये सब नहीं होता। हाँ, लेकिन अभी हमारी जो बात हो रही है, आदमी जो भी करता है, लेकिन जो हो रहा है वो भी किसी नियम से हो रहा है, ये समझने की बात है। जो निर्णय ले रहा हूं वो भी किसी नियम से ले रहा हूं, और जो हो रहा है वो भी किसी नियम से हो रहा है। तो फाइनली यही हो रहा है, जो मेरे अंदर नहीं संभल रहा है वो फट के निकल जा रहा है। ठीक, ओके, हाँ जी, और बोलिए कहाँ पहुंचे? तो आज तक आपने जो कुछ भी किया वो अपने सुखी होने के लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। इसमें कोई असहमति हो तो बताइए, कैसा लग रहा है? हाँ, माइक। हमारी जो जीवन व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है, उसमें हम जो भी काम करते हैं उसमें ऐसा ही लगता है कि हम हमारे सुख के लिए कर रहे हैं। इसलिए जो भी काम करते हैं उसमें ऐसा ही लगेगा, आपका सवाल का जवाब ऐसा है कि जो भी काम हम करेंगे उसमें ऐसा ही लगेगा कि हम हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे सुख के लिए। लगता नहीं ऐसा होता ही है। और दूसरे काम ऐसे भी कई होते हैं, जैसे कि हम सेवा की भावना से कर रहे हैं, जिसमें हमारा खुद का सुख नहीं होता है। ये देखो, ये सुनना जैसे चाहता था। कुत्तों की रोटी खिलाई या कुत्तों को रोटी खिलाया, मत खिलाते हो, कौन सा चल के आया था मेरे को रोटी डाल दो। फिर भी वो तो हम देखते हैं कि वो दुखी है, तो चलो हम उसको देते आप हैं। कुत्ते ढूंढ ढूंढ के डालते हो, मत डालो। पर वो भी हमारा मानव धर्म नहीं है क्या? वही बात है, मैं तो कह रहा हूँ इसको रिवर्स कर दो, मत डालो, उसको दुखी रहने दो, मर जाने दो। अब क्या होगा? वो तो हमारी संवेदनशीलता है ना, हमको उसको कुछ न कुछ मदद करे, कुछ भी ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा उससे, पर फिर भी तो नहीं, हमारा तो धर्म है कि नहीं? नहीं, आप अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? धर्म का पालन नहीं करोगे तो कैसा लगेगा, ऐसा? हाँ। नहीं, पर धर्म का पालन करना वो तो हमारे अंदर के संस्कार है। वो संस्कार, आप अपने संस्कार के अनुसार नहीं चलोगे तो आपको कैसा लगेगा? वो बात मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। ओहो भाई, आपने सामने कुत्ता भूखा है और आपने क्या कि मैं नहीं डालूंगा, या मैं नहीं डालूं, तो आपको आप वो नहीं काम डालो, हमारे सुख के लिए नहीं किया, ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओहो, मैं कह रहा हूँ इसको रिवर्स कर दो। आप नहीं डालोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? डालने से आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। नहीं डालने से आपको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो अपने अच्छा लगने के लिए डाला। नहीं, वो तो हमारी
नहीं, हमारी फर्ज थी इसीलिए डाला, या कुत्ता हमको थैंक यू बोलेगा इसलिए तो हमने नहीं डाला है। वही तो, कुत्ता थैंक यू नहीं बोले, लेकिन हमारे खुद के भीतर फीलिंग आता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। यही समझने की बात है, इसलिए रुक रहा हूं, इसलिए बार बार जगह रुक रहा हूं। यदि ये स्वीकार हो जाएगा कि आज तक आपने जितनी भी समाज सेवा किया, आपने जो कुछ भी किया, किसी महापुरुष ने जो कुछ भी किया, मूल में जाएंगे तो उसने जो कुछ किया उसकी अपनी मनस्थिति के अनुसार उसके सुखी होने के लिए वो करना उसकी आवश्यकता थी। इसको ब्रेक करके देखो, लाओ तर्क जितना ला सकते हो। एक तो एग्जाम्पल खोज के लाओ, 200 लोग बैठे हो, आपने आज तक जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल ढूंढ के ले आओ। जितने भी महानता आपने स्वीकारी हो, जितने भी महान काम आपने किया हो, सबके एग्जाम्पल लाओ। एक हमारी पहले की लर्निंग, चूंकि हम उसको धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं, हम सकाम और निष्काम दो शब्द आते हैं। हाँ, सकाम मतलब हम अपनी इच्छा के लिए कुछ करते हैं, उसमें सारी बातें शामिल होंगी। और निष्काम में क्यों करते हैं? निष्काम मतलब कि हमारी इच्छा नहीं। निष्काम करते क्यों हैं? अच्छा, वो बात अगर मैं मानूं तो फिर आपकी बात सही है कि हम अपने अरे निष्काम में आप और बड़ी चीज चाहते हो, आप वो छोटा मोटे फल से खुश होने वाले नहीं हो, आपको बहुत बड़े वाला फल चाहिए। फाइनली आप सुखी होना ही चाहते। थैंक यू। लाओ तो सही। हाँ जी, क्या निकला? कैसा लग रहा है? है? लग कैसा रहा है? है? कैसा लग रहा है? खासकर बहनें परिवार के लिए बहुत कुछ करती। हाँ, देखो ये सोचने की बात है। यदि उल्टा कर दिया जाए कि लड़का शादी होके लड़की वाले के घर जाएगा, जितनी गहराई से एक लड़की दूसरे परिवार से आके हमारे परिवार को स्वीकारती है, उसके सुख दुख को स्वीकारती है, और उसको ही नहीं स्वीकारती, उस घर में आने वाले सारे मित्रों को भी स्वीकारती है, उनकी भी सेवा करती है। शायद पुरुष ऐसा नहीं कर पाएगा, है? तो जमाना बदल रहा है। लेकिन वो जो थैंकलेस जॉब है, उसमें भी पूछो आप क्या करते हो? मैं तो बस हाउस वाइफ हूं, मैं तो अभी थोड़ा इंग्लिश में बोलने से ठीक लगता, होम मेकर हूं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ गया। ऐसे हमने अपने आप को ढकने की कोशिश बहुत की है, पर ढक तो नहीं पा रहे हैं। आप जॉब भी करते हैं तो क्या आप चलो जॉब करके खुश हो जाओ, किसने मना किया? तो भी आपके साथ और प्रॉब्लम चल रही है, मतलब झंझट तो चल ही रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ना हम जॉब करके खुश हुए, ना हम घर में खुश हुए, ना हम बच्चे पैदा करके खुश हुए, ना हम पाल के खुश हुए। मोमेंट्री हैप्पीनेस है, जब बच्चा घर में आया, बड़े ढोल बजाए, उसके बाद तो ढोल बजता ही रहता है ना। शादी के समय वो ऐसी आग लगा के जाता है, बुझती नहीं है। तो ये इतना सारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जिंदा रहने के धरातल पर जो कुछ भी हमारा अभी सोच समझ और क्रियाकलाप है, वो सारे ही मोमेंट्री हैं भाई। किसी को बोला सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं है, सुख दुख साथ साथ नहीं है, सुख की निरंतरता है, ये सच्चाई है। सभी मानव क्या चाहते हैं? सुख की निरंतरता चाहते हैं। यदि सुख दुख साथ साथ है तो निरंतरता नहीं हो सकता। इसका मतलब है सुख दुख, सुख ही सुख है और सुख की निरंतरता है। इसको समझेंगे। संसार माया नहीं है, नियम पूर्ण है। जीवन संघर्ष नहीं है, उत्सव है। और सब कुछ को समझा जा सकता है। बिल्कुल कहानी एकदम उल्टी है। सब कुछ को समझा जा सकता है, संसार नियम पूर्ण है, सुखी सुख है और सुख की निरंतरता है। अस्तित्व ऐसा ही है, नेचर अपने आप में पूर्ण है। यदि हम ये स्वीकारते हैं कि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, तो उसमें दुख नहीं हो सकता। हम पूर्ण को नहीं समझे हैं, इसका नाम दुख है।
बढ़िया। तो आज लगभग जो स्थिति बनी है कि पहले केवल लड़के जॉब कर रहे थे, अब लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, और पैसा ही बड़ी चीज है, कैरियर ही बड़ी चीज है, और कंफर्ट और अपना जोन ही बड़ी चीज है। तो बच्चे पैदा क्यों करना है, तो शादी भी क्यों करना है, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन खड़े हो ही गए हैं। तो हमको बिल्कुल पुनर्विचार और नए सिरे से सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। पुरानी कोई मान्यता हमारी इसमें काम नहीं आ रही। फिलहाल मैंने एक बात, एक सूत्र आपके सामने रखा कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। अभी भी कोई हो इससे असहमत हो तो बोलिए। यदि नहीं, यदि सहमत हैं, यदि आपको बात ठीक लग रही है, अभी मैं 4 दिन और आपके बीच में हूं, कुछ आएगा तो बता देना। यदि ये बात ठीक लग रही है तो आपको कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है? क्योंकि आज तक मैं इस बोझ को लेके जिया हूं कि मैंने इतने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। जब मैं ये मानता हूं कि मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है तो मेरे अंदर अहंकार जन्म लेता है। जब मैं मानता हूं कि मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है तो प्रतिक्रिया जन्म लेती है। तो एक तरफ मैं अहंकार की तरफ जाता हूं, वापस रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं प्रतिक्रिया की तरफ जाता हूं, और लगातार मैं करता भी हूं और प्रॉब्लम में रहता हूं। इस बोझ को हम सब ने ढोया है। यदि जीवन का ये सत्य हमारे सामने आ जाए, तो क्या बोला, ये संसार नियम पूर्ण है, तो मानव के सोचने बोलने करने का ये नियम है कि वो जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने की तलाश में, अपने सुख की तलाश में करता है। फिर इस बात को साथ में रखें कि किसी का सुख इतना पॉजिटिव हो सकता है, किसी का सुख इतना विस्तार लिए हुए हो सकता है कि उसमें हजारों लोग सुखी होते हों, और किसी का सुख हजारों लोगों के दुख का कारण बन सकता है। लेकिन फाइनली दोनों ही सुख की तलाश में हैं, दोनों ही सुखी होने के लिए करते हैं। ये अपने आप में अकाट्य है, ये अपने आप में नियम है। बढ़िया। तो यदि ऐसा है तो फिर त्याग शब्द का क्या होगा? हमने बहुत त्याग किया। देखो हम तो बाय नेम त्यागी, है ना। हमारी तो कम्युनिटी में हमारा सरनेम त्यागी, सोम त्यागी। तो त्याग का परिभाषा क्या होगा? एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर अपनी नींद को त्यागती है, ये त्याग है कि प्यार है? फिर काय को त्याग बीच में आ गया? जब प्यार नहीं रहता है तब त्याग शब्द का इस्तेमाल होता है। जिनको मैं प्यार नहीं करता उनके लिए कुछ करना पड़ता है, तब त्याग शब्द ज्यादा बीच में आ जा रहा है। दूसरा, आप बोलिए, तो त्याग की परिभाषा क्या हुई? तो त्याग का परिभाषा हुआ कि अनावश्यक का त्याग होता है, आवश्यक को संभाल के रखा जाता है। जैसे मलमूत्र का त्याग करते हैं, जो अनावश्यक है उसका त्याग होता है। जो आवश्यक होता है उसका त्याग करते हैं कि उसको संभाल के रखते हैं? उसको तो संभाल के रखते हैं। तो ये बिल्कुल मामला पलट गया। हम आवश्यक को संभाल के रखते हैं, अनावश्यक का त्याग है ना। अब जो एग्जाम्पल आपकी तरफ से इधर से आया था कि एक सैनिक देश के लिए जान देता है, इसको कैसे समझेंगे? अनावश्यक का त्याग होता है, आवश्यक को संभाल के रखा जाता है। हाँ, माइक दो भाई। है आप रुको। आप पहले कह रहे थे कि कई लोगों को, जैसे अगर थोड़ा किसी खड़े को, होके बोलोगे, थोड़ा हाँ जी, अच्छा हो जाएगा। कैमरा बहुत खर्चा हुआ है कैमरे में। तो आप कह रहे थे पहले भी कि कुछ लोगों को सुख की तलाश में, मतलब पर्पस वो ढूंढते हैं। तो किसी को कोई हिमालय में चला जाता है
और पूरा जीवन उसके अंदर लगा देता है क्योंकि उसको उसमें ज्यादा वैल्यू दिखी। वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द वैल्यू एज वी आर लिविंग लाइफ। ये भी आप ही ने कहा था, जीवन जीने का मतलब है अपने लिए सुख बढ़ाना और जीवन को जीना सीखते जाना, राइट? सो वो जना जो जान दे रहा है वो पूरा जीवन, कोई पूरा जीवन 80 साल में त्याग रहा है, कोई पूरा जीवन एक क्षण में त्याग करने को तैयार है उस चीज के लिए जिसके अंदर उसको ज्यादा वैल्यू दिखती है। सो लेट्स से यू लव योर नेशन, सो दैट्स योर पर्पस नाउ। तो कोई सैनिक ऐसा नहीं निकलता कि आज मैं जान देने जा रहा हूं, ऐसा निकलता है? वो तो हमेशा देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए जो उसने स्वीकारा होता है, देश उसको इंपॉर्टेंट लगा, है ना, तो देश को बचाने के लिए इस बीच में जान चली गई, जा सकती है। तो देश महत्वपूर्ण लगा तो देश को बचा लिया, उस बीच में जान यदि जाने की आवश्यकता बनी तो वो उसको अनावश्यक लगा कि ये आवश्यक है इसलिए इसको बचा लिया। बढ़िया, क्या समझ में आया इससे? इससे ये समझ में आया कि हमने त्याग शब्द से अच्छाइयों को महिमा मंडन करने की कोशिश किया ताकि अच्छाइयां मल्टीप्लाई हो। बात पहुंची? हमने त्याग शब्द से बोले बुद्ध भगवान ने राजपाट का त्याग किया। अरे तो बुद्ध भगवान से पूछो उसने त्याग किया कि नहीं किया? हाँ, उसने कोई त्याग नहीं किया। त्याग किसी ने नहीं किया क्योंकि त्याग शब्द कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो उससे किसी बड़ी वैल्यू के लिए चले गए, वो उसके लिए अनावश्यक था इसलिए छूट गया। जिसने लिखा उसको वही आवश्यक लगता था। वो जो पत्रकार था, वो जो लेखक था, उसको लगता था राजपाट से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, उसकी नजर उतनी ही थी। तो जिसकी नजर जैसी है उसको लिख रहा है। मैं 2.5 साल के बच्चे को लेके बस्तर के ट्राइबल्स में जंगल में किसी गांव में रहने चला गया, दिल्ली का रहने वाला। मेरे को लोग सोचने लगे कि ये इसको सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है इसलिए इसका टाइटल त्यागी, जबकि हमारा कम्युनिटी त्यागी। अब कोई कहे कि त्याग किया, भैया कोई त्याग नहीं किया। मैं जीना चाहता था, मैं दिल्ली में रहता तो मर जाता या मैं 2-4 को मार डालता, है ना। उससे बचने के लिए मैं उस जंगल में चला गया जहां मैं शांति से जिंदगी जी सकूं, तो कोई त्याग नहीं। तो इससे समझ में आया त्याग कुछ आप 20,000 की नौकरी करते हो, आपकी 2 लाख की जॉब लग गई, तो आप त्याग करने जाते हो कि जो बड़ा मिलता है वो पकड़ लेते हो? तो जो बड़ा मिलता है वो हमने पकड़ लिया, कुछ अनावश्यक अपने आप छूट गया। अनावश्यक अपने आप छूट जाए ये सहज है। इसलिए बहुत इस बात को, मार्मिक बात को कहा जा सकता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को त्याग करने का हमने बहुत कोशिश किया है और बहुत चोट खाई। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का त्याग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसके बारे। इसको समय आने पे समझेंगे, लेकिन अभी जितनी चर्चा हुई है उसका इतना ही मतलब निकला, मेरे को कोई बड़ा सुख उपलब्ध हो जाता है, अनावश्यक छूट जाता है। जैसे पेड़ से पक के पत्ता अपने आप गिर जाता है, उसी तरह से ये तमाम अनावश्यक चीजें जिंदगी से अपने आप गिर जाती। कितना बढ़िया। पाना ज्यादा सुखदायी काम है कि छोड़ना ज्यादा सुखदायी काम? छोड़ना हमेशा डराता है, छोड़ना हमेशा पीड़ा देता है, पाना हमेशा सुखदायी है। तो हम बड़ी चीज पाने के लिए जाएंगे, जो अनावश्यक होगी छूट जाएगा। ये बहुत सहज है। हाँ जी, तो क्या निकला इतनी देर की चर्चा में? इतनी देर की चर्चा में कुछ अच्छे पॉइंट्स निकले। एक तो ये निकला कि मानव की जो मूल चाहत है, ह्यूमैनिटी एज ए होल, मानव की मूल चाहत एक है और वो सुख की है और वो उसकी निरंतरता की है। इसमें अमीर गरीब धर्म जाति देश काल कोई भेद नहीं है। धरती के सभी मानव जितने चले गए और जितने आने वाले हैं और किसी दूसरे प्लेनेट पे भी मानव मिलेगा तो इतना ही चाहेगा, इससे ज्यादा नहीं चाहेगा। शरीर कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी दूसरे प्लेनेट के शरीर 9 फीट के हो सकते हैं, 8 फीट के हो सकते हैं, आयु 250 साल हो सकती है,
है ना, जवानी वहां 45 में आती हो, ऐसा हो सकता है ना, ये हो सकता है, क्योंकि शरीर किसी धरती के बायोलॉजिकल धरती के वातावरण में बनता है। जैसे धरती यहाँ पे बना हुआ शरीर चांद पे बोलते हैं 1/6 हो जाता है ना, उसका वेट कम हो जाता है क्योंकि वो ग्रेविटेशन है। तो शरीर किसी धरती के वातावरण में बना है, पर ये जो मैं नाम की चीज है ये अलग है, ये माँ बाप से नहीं बनता है, इसका होना एग्जिस्टेंशियल है, इसमें एंड टू एंड बात करेंगे। इस अनुसंधान का यह आश्वासन है, आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचे। जितना दम लगा सकते हो लगा लो, है ना। ये इस अनुसंधान की ताकत है, क्योंकि एंड टू एंड बात हो सकती है। जब एंड टू एंड बात हो सकती है तो सारी बातों पे बात हो सकती है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी, आज और अभी धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपके पैदा होने के पहले से तय है। कैसा? ये पता होने से कैसा लगता है? ये स्वीकार होने से कैसा लगता है? देखो, भारतीय संविधान में मानव में समानता की अपेक्षा है। हम भी कोई हमसे अपने आप को हमको अपने आप से छोटा आंकता है तो हमको खराब लगता है, लेकिन मानव में समानता का आधार क्या है? मानव में समानता की अपेक्षा है कि नहीं है? अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे कि नहीं? लेकिन उसका आधार क्या है? कैसे हम समान हैं? पोटेंशियल किस बात का? हाँ, लेकिन हम तो शरीर में ढूंढ रहे थे। सारी फिल्मों में दिखाते हैं, देख तेरा भी खून का रंग लाल है और मेरा भी खून का रंग लाल है, और मैं कहता हूं भैंस का भी खून का रंग लाल होता है। क्या बेवकूफी! और हम भी ताली बजा रहे हैं, खून का रंग लाल है तो हम एक जैसे हैं। किन्हीं भी दो लोगों के ब्लड के सारे पैरामीटर एक जैसे कभी नहीं होते, और एक ही आदमी के भी एक जैसे कभी नहीं होते। इस बार कराओगे तो प्लेटलेट अलग निकलेगी, अगली बार कराओगे तो प्लेटलेट अलग निकलेगी। तो कुछ भी एक नहीं है शरीर में, इसलिए शरीर सब्जेक्टिव है। शरीर के सारे मामले सब्जेक्टिव हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई नमक कम खाएगा, कोई नमक ज्यादा खाएगा, किसी को ठंडी कम लगती है, किसी को ठंडी ज्यादा लगती है, और ये पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े का कारण होता है। एक बेचारा एसी में कंबल ओढ़े पड़ा रहता है और डॉक्टर बताया साथ ही सोना है। अरे यार, घर में 2 कमरे हैं, शांति से सो जाओ। पति पत्नी बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये किस बात पे लड़ ले वो अंतहीन सिलसिला। गजब है। मैं क्या अब सुनना ही बंद कर दिया हूं, मेरे को बहुत सारा सुनना पड़ता है। सब आएगा अपना अपना बताएगा। पति की सुनो तो लगता है बस सारी ये सही है एकदम, सारी गलती पत्नी की है। फिर पत्नी सुनाएगी अपना, उसको सुन के लगता है ये एकदम सही है, सारी गलती उधर ही होगी। ये इतना रहस्यमय रिलेशन है इसमें पार नहीं पा सकते, इसलिए सुनना बंद। भैया शिविर करो, तुम समझो। हाँ जी, तो मानव में समानता की अपेक्षा है, लेकिन समानता का आधार शरीर में नहीं है। समानता का आधार, समानता की तलाश किसको है? कौन है जो समानता चाहता है? कौन है जो समानता को पहचानता है? कौन है जो समानता नहीं होने से सुखी दुखी होता है? मैं हूं, शरीर नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि समानता मैं में है, शरीर में नहीं है। ऐसे भी मेल फीमेल अलग अलग ही होते हैं, कहां समानता हुई? तो शरीर में कोई समानता नहीं। समानता का आधार मिलेगा तो मैं में मिलेगा। सारी और मैं टोटल ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव है नहीं उस सेंस में।
सारी धरती के सभी लोग सुख की निरंतरता चाहते हैं, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। धरती के सभी मानव के लिए ऐसा ही है। सभी मानव में सोचने समझने की क्षमता असीम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये समानता का आधार मिला। तो एक हमको नया आधार मिला, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब से पहले जब मैं किसी को देखता था तो कैसे दिखता था? मेरे को दिखता था ये मेल है, मैं फीमेल हूं, वो जवान है, मैं बूढ़ा हूं, वो पैसे वाला है, मैं कम पैसे वाला हूं, उसकी गाड़ी ऐसी है, मेरी गाड़ी ऐसी है, उसका पद ऐसा है। हम एक दूसरे को कम अधिक और उसी सेंस में देख रहे हैं और वहां से कंपैरिजन हो रहा है। अब कैसे देखेंगे एक दूसरे को? मेरे ही जैसा है, क्या फर्क पड़ता है कि 10 साल का है कि 80 साल का है। एक ऐसा शिविर, शुरू में तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, एक ऐसा शिविर जिसमें 10 साल का बच्चा भी उतना एंजॉय करता है और 80 साल का व्यक्ति भी उतना ही एंजॉय करता है, अनपढ़ भी उतना ही एंजॉय करता है और इंटेलेक्चुअल भी उतना ही एंजॉय करता है। ऐसा भी कोई कंटेंट हो सकता, नहीं तो एक पढ़े लिखे का, एक इंजीनियरिंग का कंटेंट अलग है, मेडिकल का कंटेंट अलग। तो ये समझ में आया कि जिंदा रहने के धरातल पर कंटेंट अलग अलग है, जीने के धरातल पर। देखो, एजुकेशन की बहुत गहरी मान्यता है कि कोई भी पीरियड 45 मिनट्स का होता है। 45 मिनट्स के बाद टीचर भी बदल जाता है और टॉपिक भी बदल जाता है। ये जिंदा रहने का कंटेंट की जगह में वो सही है, क्योंकि बहुत देर तक जो मैं नाम की एंटिटी है उसको सुख की तलाश है। जब आप उसको कुछ कुछ बताते रहते हो, कहता है सुख कहाँ है इसमें, कहता है इसको बदलो। आप अपने बच्चों को देखते होंगे, बच्चों के साथ आजकल ये बहुत परेशानी है कि वो कोई चीज को 1 महीना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ और शुरू करते हैं, फिर 1 महीना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और कुछ पकड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही रहते हैं। और घर वाले बहुत परेशान है, तुम टिकते नहीं हो कोई चीज में। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बेसिकली उसको सुख की तलाश है और वो जब करके देखता है तो उसको लगता है इसमें सुख नहीं है, तो छोड़ देता है। तो यदि हमको ये क्लैरिटी आएगी तो हम अनावश्यक परेशान नहीं होंगे। और ये अच्छी बात है कि वो तय कर पा रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है। तो इससे हमारे को ये क्लैरिटी आई कि बेसिकली धरती के सभी मानव चाहत के रूप में एक हैं और मूल क्षमता के रूप में भी एक है। मूल क्षमता के रूप में एक हैं। सभी में कल्पनाशीलता समान है। कल्पनाशीलता की जो ताकत है वो सभी मानव में एक जैसी है, अनलिमिटेड है। कितना भी सोचें, सोचने की ताकत खत्म नहीं हो रही। और क्या निकला इससे? इससे एक अपनेपन का एहसास। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? मैं को अप्रोच कर रहे हैं, मैं के नजदीक आ रहे हैं, है ना। हमने पहचाना ये चाहत किसकी है? मैं की है। अब किसी भी आदमी को देखेंगे तो पहचान सकते हैं कि नहीं? फील होता है कि नहीं? ये भी मेरे ही जैसा है, ये भी सुखी होना ही चाहता है ना। तो इस तरह से एक अपनेपन का एहसास कि कोई भी बच्चा है, बूढ़ा है, ये जो उम्र है किसमें है? उम्र तो शरीर में है। हो सकता है आपका बच्चा, कितनी संभावनाएं इस बात की हैं कि बच्चों का संस्कार माँ बाप से बेहतर निकले? इसकी संभावना है कि नहीं है? तो इसका मतलब जो मैं नाम की चीज है, हो सकता है वो आपका बच्चा है, लेकिन यदि मैं नाम का, मैं का पोटेंशियल देखें तो आपसे आगे की चीज हो सकता है। यदि ये हमको स्वीकार हो जाएगा तो अपने बच्चों से हम बराबरी से बात करेंगे। उनको छोटा, उसका शरीर छोटा है, वो छोटा नहीं है। नहीं, हम शरीर को देख के बिहेव कर रहे हैं। यदि इतना बराबरी के साथ हम बिहेव करेंगे तो उसका आत्मसम्मान, उसका वो खुद अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा। जब किसी को सम्मान दिया जाता है, बराबरी का अधिकार दिया जाता है, वो खुद उस अधिकार की महिमा को महसूस करके खुद अपने आप में अनुशासित होने की तरफ जाता है।
तो मैं की जितनी क्लैरिटी आती जाएगी उतनी हमारी दुनिया आसान होती जाएगी। फाइनली रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ये चीजें फिर इजी हो जाती हैं, है ना। दूसरा मैंने वो बता ही दिया कि जो कुछ मैं किया, यदि मैं मानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया तो मैं अहंकार से मुक्त होने की तरफ। आपने जो कुछ भी किया किसके लिए किया? अपने लिए किया। जिसके लिए किया उसके लिए कुछ करके आपको खुश होने का अवसर मिला, यह आपका सौभाग्य है। तो मैं अहंकार से मुक्त होता हूं, मैं प्रतिक्रिया से मुक्त होता हूं, जिंदगी आराम में आ जाती है। एक की जिंदगी कैसे आराम में आई थी वो 2 मिनट याद आ जाता है जब मैं इस चर्चा को करता हूं। उसके बाद ब्रेक करते हैं। हमने दिल्ली में टीचर्स के साथ में, दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स के साथ में काफ़ी साल काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और रूटीन में टीचर मिलता नहीं है, तो मई जून की छुट्टियों में ही टीचर ज़्यादा उपलब्ध होता है। तो 4 से 5 हज़ार टीचर एट ए टाइम स्टेडियम में उनका हम वर्कशॉप करते रहे हैं पहले। तो वहाँ संयोग से जो हमारा कैमरामैन था वो सरदार था, और 6 स्पेल हमने 3-3 दिन के एक ही महीने में किए। 5वें स्पेल में वो सरदार जी कहते हैं, सर बाकी लोग आपको 1 बार सुने हैं, मैं आपको 5 बार सुन चुका हूं। और शिविर पूरा होता तो लोगों का फीडबैक होता था। बोले सर इस बार मेरा भी फीडबैक होगा। मैं यार इससे अच्छी और क्या बात होगी, तुम भी शेयर करो। तो उसने शेयरिंग की। उसने कहा सर मेरा कैमरामैन का काम है, रात बेरात घर आना जाना होता है, और मैं घर जाता हूँ तो बस मेरे को लगता है कोई मेरे को कुछ मत बोले और मैं आराम करूँ। और मैं घर में जाके दरवाजा ही खोलता हूँ, बीवी बोलती है प्याज ले आओ, आलू ले आओ, दूध ले आओ। तो जिंदगी नर्क हो गई। बोले सर शिविर करने के बाद जिंदगी बदल गई। कैसे बदली? बोले मैं सरदार हूं, लोगों के सर या तो हेलमेट के अंदर होते हैं या कार के अंदर होते हैं, उनको हॉर्न कम सुनाई देता है। अब मेरे को तो सुनाई देता है। अब जब सामने ट्रैफिक है, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है, जब सामने ट्रैफिक है तो आपको दिख रहा है तो क्यों हॉर्न बजा रहे हो? तो मेरा वीक में 2 झगड़ा पक्का है, और एक में मारपीट हो जाए तो कोई खास बात नहीं। फिर घर पहुंचता हूं, बीवी का मैंने आपको बता ही दिया। अब जब शिविर करने के बाद मैं दिल्ली की सड़कों पे जा रहा होता हूं और जब पीछे से कोई हॉर्न मारता है तो मैं समझ जाता हूं सुखी होना चाहता है। फिर शिविर के दौरान मेरे को यह भी ख्याल आया कि एक लड़की अपना घर छोड़ के मेरे यहां आ जाती है और मैं उसको छोड़ के बाहर निकल जाता हूं। वो दिन भर मेरी राह तकती है और मैं दिन भर कुछ और करता हूं, और घर जाके मैं फिर अपना आराम करना चाहता हूं। उसकी क्या अपेक्षाएं हैं ये मेरा ख्याल नहीं जा रहा है। तो मेरे को ये अपराध बोध हुआ। तो अब जब मैं घर गया, और मैं तो घर उसका 2 मंजिला 3 मंजिले पे ऐसा बता रहा था, बोले मैं तो 3 छलांग मारता हूँ, एक्टिवा उठाता हूँ, आलू लाता आलू ला दूंगा, वो तो बेचारी उतरेगी, पैदल जाएगी, तब जाके लाएगी। तो मैं घर गया, मैंने दरवाजा खुला, मैंने पूछा क्या लाना है? बोली अंदर आ जाओ। खेल तो पूरा प्यार का है ना। जब प्यार होता है तो सामने वाले की गलतियां भी अदाएं लगती, और जब प्यार नहीं होता है तो उसके प्रयास भी गलतियां लगती। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।